तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स। ठीक है, क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर 1। क्या चैप्टर का नाम? मोशन। तो मोशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि रेस्ट या मोशन क्या होता है, ना? तो सबसे पहले ये समझो कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट में क्या होता है, मैंने इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन और लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन या लोकेशन को बदलती नहीं है तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में। जैसे मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए तो इस बोर्ड से, सामने डेस्क से, इस दीवार से मेरी पोजीशन बदलेगी नहीं, या बदल नहीं रही है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। दो चीजों के रिस्पेक्ट में, किसके? टाइम और सराउंडिंग। जैसे सराउंडिंग मतलब ये दीवारें हो गई और टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी मेरी पोजीशन या लोकेशन इन सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में अगर नहीं बदलती है तो कहेंगे कि हम रेस्ट में। समझ आ रहा है? तो डिफाइन कैसे करेंगे रेस्ट को? तो कहेंगे कि when a body does not changes its position or location with respect to its surrounding and time, with respect to its surrounding and time। सुना आपने मेरे को? क्या कहा जा रहा है कि रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी चेंज नहीं करती है अपने पोजीशन या लोकेशन को अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में। Then the body is said to be in rest. When a body does not changes its position or location with respect to its surrounding and time, then the body is said to be in rest। सुना है ना? कोई दिक्कत इसमें? बताओ। अच्छा, तो रेस्ट समझ में आ गया कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन या लोकेशन को सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है तो कहते हैं बॉडी रेस्ट। एग्जाम्पल जैसे लिख लो। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लो यहाँ डेस्क है, अगर इस डेस्क को यहीं छोड़ के चले जाएं और कल सुबह है तो डेस्क यहीं का यहीं, तो हम कहेंगे कि जितने देर तक इस डेस्क में यहाँ छोड़ करके गए थे उतने देर के लिए डेस्क क्या था? रेस्ट में था। ठीक है, अगर आ जाते इसको मूव करा देते तो बॉडी क्या हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। यानी हम कहते हैं कि ए डेस्क लाइंग इन ए क्लासरूम, डेस्क लाइंग इन ए क्लासरूम। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? पहला, ब्रिक्स इन द वॉल। देख लो। अच्छा, जो दीवारों में ईंटें लग गए हैं अब उनकी पोजीशन बदल तो नहीं है ना? ऐसा नहीं कि एक ईंटा यहाँ लगा तो कल को वहां चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना? ब्रिक्स इन द वॉल। ठीक है ना? ये कुछ एग्जांपल है। इस तरीके से मल्टीपल एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना? अभी रेस्ट तो समझ में आ गया, लेकिन मोशन क्या है? मोशन क्या है? तो मोशन को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? रेस्ट में क्या था कि बॉडी क्या कर रही थी? अपने पोजीशन लोकेशन को चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन मोशन में क्या करना पड़ेगा? अपने पोजीशन या लोकेशन को उसको चेंज करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग और। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन या लोकेशन को सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती है? चेंज करती है, बदलती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में। किसमें है? बॉडी मोशन में। लिख लो, when a body changes its position or location WRT का मतलब क्या हो जाएगा? with respect to। WRT का मतलब क्या हो जाएगा? with respect to its surrounding and time, then the body is said to be
सेड टू बी इन मोशन। बॉडी किस में रहेगी, कहेंगे कि मोशन में, ठीक है ना। मैं वो इसमें क्या एग्जांपल लिख सकते बच्चा, कार मूविंग, मूविंग कार, ठीक है ना। मूविंग कार क्या, वॉकिंग मैन, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स, तभी तुम लोगों को दो बातें समझ में आ गई कि रेस्ट या मोशन क्या है। रेस्ट के बारे में नहीं, अब हमें इसी मोशन के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करनी है कि मोशन क्या है। अभी चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन या लोकेशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदलेगी तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में। अब मोशन में है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी, उन सारे बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मोशन से रिलेटेड है, उन्हीं सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं जानना सबसे पहले कि मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में समझना है वो क्या क्या है, ठीक है ना। रख दिया था ना, नीचे वाला है, ऊपर वाला रखना है, तो ना भूलेगा नहीं ना। हाँ, मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है कि when a body does not changes its when a body changes its position or location with respect to surrounding and time, then the body is said to be in motion। अब ये मोशन समझ में आ गया। अब मोशन से जो रिलेटेड टर्म्स है वो क्या है, पहले उसको समझो। कहा जा रहा है कि जब कोई बॉडी, मान लो थोड़ी देर के लिए एक बॉडी ए है, अगर ये इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगी तो कुछ टाइम टी के बाद ये बॉडी मान लेते हैं इस पोजीशन पर आ गई, ये बॉडी इस पोजीशन पर आ गई। ये पॉइंट, चलो इस पॉइंट का नाम कुछ ऐसे देते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ। तो जब कोई बॉडी मोशन में है तो जाहिर सी बात है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी। हम मान लेते हैं कि बॉडी एक्स से वाई मूव करके नहीं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में चलो हम दूसरे थोड़ा सा पाथ इसका बदल देते हैं। मान लीजिए बॉडी इस तरीके से हो करके यहाँ, ये पाथ बता रहा हूं, ये क्या शो कर रहा है, पाथ, पाथ ऑफ मोशन, यानी मोशन का पाथ क्या है, किस तरीके से बॉडी एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट गई, तो ये उसका पाथ है। इसको इस पॉइंट पे एक सी बना लेते हैं, चलो एक्स है, वाई है, ये जेड बना लेते हैं, चलो ठीक है। एक्स जेड गई फिर वाई गई, ठीक है ना, ये इसका पाथ है। तो अगर ये यहां से मूव करके यहां गई है तो जाहिर सी बात है मोशन में, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये कुछ पाथ कवर करेगी, जो ये पाथ कवर करती है उसी पाथ को, जो टोटल पाथ ये बॉडी कवर करेगी ना, उस टोटल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए एक बॉडी कितना पाथ चलती है, कितना रास्ता चलती है, उतने रास्ते को मेजर कर लो, बता दो, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। समझ आ रहा है। दूसरी बात कि बॉडी इस तरीके से कवर कर ली है, एक और रास्ता हमारे पास है जो इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर सकता है, जो कि डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपस में कनेक्ट करती है। इनिशियल पॉइंट क्या है, तो कहा जा रहा है जहां से वो बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट करेगी, जहां से वो बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। बस में आ रहा है, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत? जहां पर वो बॉडी जाके रुक जाएगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर बॉडी जाकर के रुक गई वो फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमारे पास एक सबसे छोटा रास्ता है जो इन दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट करता है। इस सबसे छोटे रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। इस नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सुना है, दो टर्म अभी सीख लिया हमने मोशन से। क्या क्या सीखा कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो जो पूरा का पूरा रास्ता चलेगी उस पूरे रास्ते को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो जहां से चली है वहां से लेकर के जहां जाके रुक गई है, अगर उन दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट करने के लिए, देखना दिशा
अगर हम क्या करेंगे, जो जहां से चली है वहां से लेकर के जहां जाकर के रुकी है, अगर उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए अगर कोई छोटा डिस्टेंस है तो उस छोटे डिस्टेंस का नाम बदल के क्या रखा जाता है? आगे समझ में? चलो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी यूनिट को लिख लेते हैं। बता दो, चलो यहां डिफाइन करके लिख देते हैं। तो पहला टर्म हमने सीखा डिस्टेंस। क्या सीखा? लिख लो इसको। द टोटल पाथ covered by a body is known as distance। या लिख सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये भी सही है, लेकिन ये है ना, ये भी लिखा गया, वो भी बात ये है। तुम और ज्यादा तुम इंक्लूड कर सकते हो इसमें, है ना। इज नोन एज डिस्टेंस। द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज, ठीक है ना, इज नोन एज डिस्टेंस। या ये भी लिख दोगे द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, वो भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस तो मेजर कर लिया, लेकिन अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए भाई। बिना स्केल का तो मेजरमेंट पॉसिबल। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि इफ वी आर मेजरिंग एनी क्वांटिटी देन देयर विल बी अ यूनिट। एक यूनिट होनी चाहिए उस क्वांटिटी को मेजर करने के। जैसे मान लो कि गए डोली गई चीनी खरीदने के लिए दुकान पर, अब कहेगी कि भैया हमको 5 किलोमीटर चीनी दे दीजिए, बेचारा गड़बड़ हो जाएगा ना, 5 किलोमीटर चीनी कैसे ला के देगा। तो उस कंडीशन में अगर यूनिट सही नहीं बोलेंगे तो क्वांटिटी मेजर, यानी अगर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए सही यूनिट पता होनी चाहिए, तभी उस क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे, नहीं तो मेजर। अब जा कहेंगे 5 लीटर शुगर दीजिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यूनिट सही नहीं है, अभी भी यूनिट सही या नहीं है। अगर तुम्हें शुगर चाहिए तो आप जाके क्या बोलोगे कि 5 केजी शुगर दीजिए या 5 ग्राम शुगर दीजिए, ये बोलोगे ना, ये बोला जा सकता है। तो उसके लिए सही यूनिट होनी चाहिए। उसी तरीके से डिस्टेंस को अगर हम मेजर करेंगे तो मेजर करने के बाद यूनिट आती है, उसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट, है ना। मतलब दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। जैसे देखो, अगर आप शुगर ले रहे हो तो अगर शुगर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या करोगे? बड़ी यूनिट रखोगे, और बड़ी यूनिट को क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। जैसे हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? केजी हो जाएगी। अगर शुगर थोड़ा सा चाहिए तो छोटा यूनिट ले लो, सीजीएस यूनिट ले लो, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट ले लो, कैपिटल जी का है ना, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम ले लो, बस है ना। हम उसके छोटे यूनिट में मेजर कर लेंगे, यानी आवश्यकता अनुसार यूनिट को डिफाइन किया गया। अगर ज्यादा चाहिए तो बड़ी यूनिट, अगर थोड़ा चाहिए तो छोटी यूनिट, ठीक है ना। बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट, और छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? ये एसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, समझ आ रहा ना? याद रखना, फुल फॉर्म पूछूंगा मैं, है ना। चलो, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर। क्या हो जाएगा? किसमें मेजर करेंगे डिस्टेंस को? डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। और बाबू हम ये कहते हैं आप लोगों से कि जो हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे ना, 7 फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल जो क्वांटिटी पढ़े थे, उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक आया था टर्म जिसको हमने लेंथ बोला था कि नहीं? और लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट क्या लगाया था? बात समझ आ रहा है? तो डिस्टेंस चूंकि एक लेंथ है, इसीलिए इसको मेजर किसमें करेंगे? एक कंफ्यूजन जो तुम्हारे लेवल पे आती है, वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि भैया हम मीटर को लिखें कैसे? ऐसे या कंफ्यूजन होते हो कि नहीं? नहीं होते हो? कौन सा मीटर लिखते हो बता दो? ये वाला? हम तो ये लिखते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। दोनों सही है, यूनिट दोनों सही है। हाँ, बस अंदर इस बात का होता है ना कि ये और ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज की तरीके हैं। हाँ, एक हमारे पास हम दो तरीके की इंग्लिश यहाँ बोलते हैं कि नहीं? अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं और साथ साथ क्या बोलते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं ना। तो ये अमेरिकन भाषा में लिखा गया मीटर है और ये ब्रिटिश भाषा में, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा गया मीटर है। सुना? दोनों लिख सकते हो, दोनों में कोई गलत नहीं होगा। ठीक, अच्छा कैसे याद रखोगे कि अमेरिकन वाला है कि ब्रिटिश वाला है? बाद में तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हाँ, टी के बाद बी के बाद जस्ट आ रहा है इसमें, तो इसमें टी के बाद जस्ट आ रहा है, बस। टी के बाद इसमें ई आ जा रहा है तो अमेरिकन, और यहाँ पर टी के बाद जस्ट आ रहा है तो बी के बाद जस्ट आ रहा है। ब्रिटिश लैंग्वेज में टी के बाद जस्ट आ रहा है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
समझ आ रहा है? तो हमें ये समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो लिखने के बाद, मेजर करने के बाद उसके ये यूनिट होनी चाहिए, और वो यूनिट क्या है? मीटर। और लिखा कैसे आ सकता है? METER और METRE। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये दो यूनिट पता चल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, जो नेक्स्ट टर्म है जो पढ़ना है, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये बस दिखाई दे रहा है। चलो अब इसको ऊपर लिख देते हैं ना, इसको हटा दे ऊपर से। इसको लिख लो, कहीं लिख लो इसको, फटाफट हटा देते हैं। ये डायग्राम भी बना लो, और डायग्राम बना के ये चीजें लिख लो, जरा नोट कर लो। डायग्राम बनाना ना, डायग्राम से क्या होगा, सब बनी रहेंगी चीजें। तो एक बार अपनी कॉपी खोलोगे ना तो चीजें याद आ जाएंगी, क्या क्या हमने बनाया बताया तुम लोग। ठीक है, फटाफट लिख डालो। लिख। ऊपर वाले मिटा दिए वाला। नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना तो दूसरा वाला, वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वैभव? हाँ, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? इनिशियल से। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, अगर ये बात नहीं बोलोगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो फिर डिस्प्लेसमेंट गलत होगा। ठीक है ना? फ्रॉम इनिशियल टू, मान लो ये पॉइंट ए है जहां से उसने स्टार्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। जहां जाके मान लो बी पॉइंट पे रुक गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उस सबसे छोटे रास्ते को क्या बोला जाता है? समझ आ रहा है ना? हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ shortest path covered by a body from initial to final position। अब कोई गलती से बिटवीन नहीं बोल देगा ना, कहाँ लिखना है हम लोग को? फ्रॉम लिखना हमेशा, यहां से यहां तक। अभी बताएंगे कि from initial to final position is known as displacement। is known as, यहाँ लिख लेना तुम लोग पूरा, displacement। हो गया? अच्छा, अगर इसको भी मेजर करेंगे हम, तो मेजर करने के लिए, मेजर करने के बाद हमें किसी न किसी क्वांटिटी में वैल्यू मिलेगी कोई ना। ये क्वांटिटी है तो इसमें हमें कुछ मेजरमेंट मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेंगी। उस वैल्यू को किस यूनिट में लिखेंगे, तो इसके लिए भी यूनिट होगा। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका भी मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? वही है, द टोटल पाथ या द शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी तो लेंथ है, लेंथ ऑफ पाथ है। तो इसको भी क्या करेंगे हम? मीटर में ही। ठीक है ना? इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। अब कोई पूछते सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा तब? अगर इन दोनों का पूछते सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा तब? सेंटीमीटर। अच्छा ना, क्योंकि सीजीएस सिस्टम खुद ही कहता है किसी का मतलब सेंटीमीटर। अच्छा ना, सेंटीमीटर में जैसे, यानी डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। डिस्टेंस का भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक, अभी हमने दो चीजें में समझी। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या होगा, जैसे देख लो,
अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन या लोकेशन को बदलती है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन या लोकेशन को बदलती है तो दो या तीन तरीके से बदल सकती है। हो सकता है जल्दी जल्दी बदले, हो सकता है धीरे धीरे बदले। बस में पोजीशन बॉडी हो सकती है दो तरीके से बदल ले। पहला तरीका कि फास्ट वे में बदल ले, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 चली जाए t1 टाइम में, मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसकी दूरी x मान लेता हूं। एक दूसरी बॉडी, मान ली बॉडी A थी, ऐसा काम की, और एक दूसरी बॉडी है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रही है। अभी की दूरी क्या है इनके बीच का? x है। ये t2 टाइम में जा रही है, ये बॉडी B। तो अगर यहाँ पर टाइम t1 जो है वो लेस हो जाएगा, टाइम जो t1 है अगर लेस हो जाएगा t2 से, मतलब अगर ये टाइम कम है और ये टाइम, तो इसका मतलब कि जो बॉडी टाइम कम लेती है वो तेज चल रही है। भाई अगर तुम जल्दी जल्दी चलोगे तो हो सकता है कि तुम कम टाइम में पहुंच जाओ जहां जाना है। अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो जहां जाना है वहां धीरे धीरे पहुंचोगे, तो हो सकता है टाइम, जाहिर सी बात है धीरे चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर ये टाइम ज्यादा है, t2 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बॉडी क्या चल रही थी? बॉडी इज मूविंग स्लोवर, बॉडी इज मूविंग स्लोली। देख सकते हैं बच्चा, मूविंग स्लोली। और यहां पर क्या हो रहा है? द बॉडी इज मूविंग फास्ट। कब? जब t1 इज स्मॉलर देन t2। t1 छोटा है t2। भाई तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ये कंफ्यूजन तो नहीं होता ना, जिसकी तरफ मुंह खुली होती है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है, और ये हाँ जिसकी तरफ पूंछ होती है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। t2 बड़ा है, ये टाइम ज्यादा लगा इसके केस में। यहाँ पर टाइम देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, x डिस्टेंस है, लेकिन टाइम इसका ज्यादा, इसका, तो जिसका टाइम कम होगा वो फास्ट मूव कर रहा होगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा वो स्लो मूव कर रहा होगा, नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर ये फास्ट मूव कर रहा है तो कितना फास्ट, और अगर ये स्लो मूव कर रहा है तो कितना स्लो, कैसे पता लगाओगे? भाई मुझे अगर पता लगाना हो कि ये ऑब्जेक्ट अगर फास्ट चल रहा है तो कितना फास्ट चल रहा है, और ये अगर बॉडी स्लो चले तो कितना स्लो चल रही है। आखिर मेजरमेंट करना अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो कैसे काउंट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे उसको? तो इस चीज के लिए दूसरा टर्म डिफाइन किया जाता है जो हमारे लिए थर्ड टर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्पीड। क्या बोलेंगे? बॉडी की स्पीड हमें बताएगी कि कौन बॉडी कितना स्लो और कितना फास्ट चल रही। सुना ना? लेकिन स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि कोई बॉडी अगर डिस्टेंस को कवर कर रही है, जब बॉडी मोशन में होगी तो क्या करती है? डिस्टेंस को कवर करती है। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस को कवर कर रही है तो कितना जल्दी जल्दी कवर कर रही है वही उसका स्पीड हो जाएगा, या कितना धीरे धीरे कवर कर रही है वही उस बॉडी का स्पीड। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि ए बॉडी इज मूविंग 2 किलोमीटर पर आवर, ए बॉडी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी 2 किलोमीटर 1 घंटे में चल दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, स्पीड ये तो बता रहा है कि कितना जल्दी ये 2 किलोमीटर कवर कर लेगी। कितना जल्दी कवर कर लेगी? 1 घंटे में 2 किलोमीटर का दूरी 1 घंटे में कवर कर देगी। समझ आ रहा ना? अगर इस तरह मैंने बोल दिया कि बॉडी इज मूविंग 25 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब कि एक बॉडी 1 सेकेंड में 25 मीटर दौड़ जाएगी, चली जाएगी, पहुंच जाएगी। बस समझ आ रहा ना? तो हमें एक जो स्पीड होता है हमें ये बताता है कि कोई बॉडी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कितना जल्दी कवर कर ले, ये मतलब होता है ना। यानी हम स्पीड में क्या लिख सकते हैं कि द रेट एट विच अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस, वो रेट कि कितना तेजी से एक बॉडी डिस्टेंस को कवर अप कर ले। ठीक है, तो डिफाइन करना हो तो लिखेंगे द रेट ऑफ change of CHANGE, the rate of change of distance। देखो अच्छा वो कह रहा है यहाँ पे डिस्टेंस ही तो बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदल गया है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ रहा है? कितना डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदल गया, यहाँ 25 मीटर 1 सेकंड में बदल जाएगा मतलब वो आगे बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू को कैसे लिख दिया ने? WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन
नोन एज स्पीड। सुना गया? स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? लिख लो, वही ये बॉडी इज मूविंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। क्या समझो बच्चा यहाँ पर कि ए बॉडी इज मूविंग एट अ रेट ऑफ टू एट अ स्पीड, यहाँ रेट नहीं लिखेंगे, एट अ स्पीड, एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, देन 2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ आ गया ना? बस 2 किलोमीटर पर आवर को क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ आ गया ना स्पीड क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट तुम लोग को नोट में लिखना है, नोट में लिखना है। वन आवर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या मतलब कि 2 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसका मतलब क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ए बॉडी इज मूविंग 2 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स द बॉडी विल कवर 2 किलोमीटर इन 1 आवर। समझ आया ना? 2 किलोमीटर पर आवर अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर कर ले। ठीक है ना? समझ आ गया? बोलो विदाउट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? स्पीड डिफाइन कर लेंगे, उसका यूनिट लिख लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? एक तो यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर और एक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, तो इसका एसआई लिख लें। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये उसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में, हमेशा रखा रहता है। इसका ऐसा यूनिट है। ये तो हायर यूनिट हो जाती है। किलोमीटर पर आवर क्या है? इससे बिगर यूनिट हो जाता है, इससे बिगर यूनिट हो जाता है। ठीक है? मल्टीपल यूनिट कहा जाता है। एक होता है मल्टीपल, एक होता है सब। सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट की बच्चा कोई पूछ ले तो भाई तो बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो आप कहोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? हाँ, सेकंड बदलता नहीं, कुछ सेकंड सबसे छोटा ही होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे हिसाब से जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, हम ह्यूमन, वो क्या है? सेकंड तक। ठीक है ना? तो सीजीएस सिस्टम में जो स्पीड है उसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है? तो दिक्कत तो नहीं है ना? इतना समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कहीं भी लगे तो बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह बैठे रहना और बताना नहीं कि ये तो यहाँ रहो।
जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वेलोसिटी। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? देखो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अंतर नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर, बस अंतर डायरेक्शन का। जैसे मान लो कि अगर वैभव ने मेरे से पूछ लिया कि भाई मैं मान लो यहाँ से सलेमपुर से देवरिया जा रहा हूँ, मैंने पूछ लिया कि या वैभव ने फोन कर लिया रास्ते में कि भाई आपकी गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, मैंने कह दिया 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी गाड़ी की क्या बताई, स्पीड बताई कि 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा? मैंने अपनी गाड़ी की क्या बताई, सिर्फ स्पीड बताई। लेकिन मैं ये कह देता कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से सलेमपुर से देवरिया जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन भी साथ में आ जाएगा, उस कंडीशन में डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है? या किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कहाँ हो, तो मैं कह दूंगा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से सलेमपुर से देवरिया जा रहा हूं। इसका मतलब कि मैं उस व्यक्ति को अपनी वेलोसिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, इसी को मैग्नीट्यूड बुलाया था ना। ये मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा उसमें, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा। तो बस वेलोसिटी और स्पीड में यही अंतर होता है कि वेलोसिटी ही स्पीड होता है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ही होता है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाता है। समझ आ रहा ना? कुछ भी अंतर नहीं। ठीक है, चलो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कहां से आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as velocity। तो समझ में आ रहा है ना? The rate of change of displacement with respect to time is known as velocity। ठीक? अब तुम पूछोगे कि भैया आपने कहा कि वेलोसिटी का मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर प्लस डायरेक्शन, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तब पूछेंगे इसमें वेलोसिटी तो समझ में आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है 40 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन कहाँ आपने लिखा है इसमें? तो मैंने तुम लोगों को बताया बच्चा, जब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा था तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। तो जब बॉडी ए से बी जा रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते थे? डिस्प्लेसमेंट को कहते थे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, क्या बोलते थे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब बच्चा ये बताओ, इनिशियल से फाइनल क्या एक डायरेक्शन नहीं है कि हमेशा इनिशियल से? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट बोल ही दिए तो इसी में क्या इंक्लूड हो गया, उसका डायरेक्शन। जब हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे तो उसी में उसका डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। इसी वजह से स्पीड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं और वेलोसिटी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सुना है ना? क्यों वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ही बोलना जरूरी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बनती है, तो इसलिए वहां डायरेक्शन आ जाए या डायरेक्शन वहां लाने के लिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना जरूरी है। और जब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे थे तो ये बोलना जरूरी है फ्रॉम इनिशियल टू, बोला ना कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे ये बात जरूर लिखेंगे कि द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल क्या देता है हमें, डायरेक्शन। क्या देता है, इसीलिए हाँ वो तो हम पढ़ेंगे, जब इसको लास्ट में पढ़ेंगे तो हम आएगा कि हमारे पास ये जितनी सारी क्वांटिटी हमने अभी तक पढ़ा है वो क्वांटिटी दो भाग में डिवाइड होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? सुना ना? तो वेक्टर क्वांटिटी तब आएगा जब हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, सारी क्वांटिटीज पढ़ लेंगे, तब बताएंगे कि जितनी सारी क्वांटिटी हमने पढ़ा ना वो दो तरीके से, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर।
स्केलर क्वांटिटी सिर्फ वो क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। A quantity with magnitude as well as direction is known as vector quantity, and a quantity with only magnitude is known as scalar quantity. ठीक है, समझ आ गया? तो हमें ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। क्या अंतर है दिशा? क्या अंतर है भाई? वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? वेलोसिटी हैव डायरेक्शन बट स्पीड डजंट। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या? हमने बताया सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं। हमने क्या बताया? किधर जा रहा हूं? किधर? अगर एक चोर बता दे तुम्हें कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर भाग रहा हूं, पकड़ लोगे? ये पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि किधर जा रहा है ये नहीं पता। तुम इधर ढूंढने निकले वो निकल जाएगा, पकड़ जाएगा ना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे काम हमेशा, मैग्नीट्यूड तभी काम आती है जब डायरेक्शन में पता। हम बोलते हैं कि भैया हम स्कूल जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, हाँ तो स्कूल पता है किधर है, तो अभी उधर दौड़ा देंगे तो उसको हो सकता है कि 60-70 किलोमीटर पर आवर से पहुंचेंगे तो पकड़ा जाएगा, ये होगा ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दूं तो उससे काम नहीं चलता, और इससे अगर काम नहीं चलता है, इसी वजह से मैग्नीट्यूड का क्या मैग्नीट्यूड बोलना, मैं बोलते बोलते कुछ और लिख देता हूँ ना, तो देखते रहना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमेशा काम नहीं चलता है, इसी वजह से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लाना जरूरी होता है। समझ आ रहा ना क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ती है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम काम नहीं चला सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हमें डायरेक्शन, मान लो हमने कह दिया मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ, ईस्ट से मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर बता सकते हो भाई ईस्ट कहाँ है वेस्ट कहाँ है, तो आप बता सकते हो अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्शन भी हमें। जब हमारे पास डायरेक्शन और इस मैग्नीट्यूड दोनों होगा तो वो हमारे लिए इफेक्टिव हो जाता है, इसी वजह से वेलोसिटी को भी डिफाइन किया गया, या वेलोसिटी नामक टर्म भी डिफाइन किया गया। ठीक है, तो हमको पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट द स्पीड हैव डायरेक्शन, the velocity have magnitude as well as direction but speed only have magnitude। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको भी मेजर करेंगे, और मेजर करेंगे तो इसके लिए भी एक ऐसा यूनिट होनी, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है ना। जैसे स्पीड में हमने डिफाइन किया तो मैंने तुम लोगों को एक चीज नहीं बताया, वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। जो स्पीड होता है, अगर इतनी सारी चीजें पढ़ ली है तो उसमें से एक चीजें तुम्हें निकल के आएगा, वो ये है कि जो स्पीड होगा वो ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी बदल रहा। स्पीड क्या बताता है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी बदल, ये बताता है ना। अगर मैं लिख दूं 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में बदल जाएगी ना। इस पॉइंट पर हूं और 1 घंटे बाद मेरी जगह कहीं और होगी, मैं अपनी पोजीशन को बदल लिया, कितना जल्दी डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, वही बात कौन बताता है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई। अब अच्छा, अगर हमें ये पता चल जाए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में और टाइम को मेजर किया जाता है, तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से वेलोसिटी हमें क्या बताता है, वेलोसिटी हमें ये बताता है कि कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी कवर कर रही है। बोलो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन लेकर घूमता ही है और साथ में एक मैग्नीट्यूड यानी एक डिस्टेंस लेकर घूमता है, उस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में बदल दो। और इसमें है ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट दो चीज में घूमता है, एक लेके घूमता है डिस्टेंस लेके घूमता है द टोटल डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो एक तो डिस्टेंस लेके घूमता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को इतना डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बाय टाइम हमारा मैग्नीट्यूड बना देगा और ये डायरेक्शन को साथ में समझा रहे ना। तो इसीलिए यहां से निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो यूनिट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते थे और टाइम को किस में मेजर करते थे। तो इस कंडीशन में जो एसआई यूनिट आएगा हमारे पास वेलोसिटी का, वो भी क्या हो जाएगा,
समझ आ रहा है? मीटर पर याद रहेगा ना? हाँ, याद रखना, कल को मैं पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी इनका एसआई है, ठीक है ना? जहां नहीं समझना आप पूछना, हाँ तुरंत, जहां कहीं भी नहीं समझना है तुरंत पॉइंट आउट करना कि यहाँ नहीं समझना। अब एकदम क्लियर है ना चीजें? हाँ, जहां नहीं समझ में तुरंत पूछना भाई कि ये नहीं समझना, यहाँ एक्सप्लेन करो एक बार। तो हमें ये मिल गया वेलोसिटी क्या है। अब अच्छा, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, चलो बढ़ा ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स डिफाइन करेंगे जो सबके लिए है। इसको हटा देना। लिख लिया इतना। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है जो डिफाइन करने जा रहे हैं, इमोशन को समझने के लिए चाहिए, वो है एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? बड़ी गड़बड़ हो गया। एक्सीलरेशन क्या होता है? The rate of change of, very good. The rate of change of velocity is known as acceleration. वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रही है, जरा इसको समझते हैं, डेली लाइफ से इसको कंपेयर करके समझते हैं कि एक्चुअल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चा मान लो एक ट्रेन है जो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म ए से बी तक है, एक ट्रेन यहाँ खड़ी है, ठीक है ना? ट्रेन में बना नहीं पाता हूँ तो तुम लोग समझ लो। ये ट्रेन यहाँ खड़ी है, अगर ट्रेन चलना स्टार्ट कर दे, अपना यहाँ से ट्रेन स्टार्ट, अपनी इंजन स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा? धीरे पहले स्टार्ट होगा, यानी पहले टाइम t1 मान लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? वो बॉडी की स्पीड क्या होगी? 0 होगी, अभी रुकी हुई तक। जब चलना स्टार्ट करेगी तो हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वो 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में मान लो 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। भाई ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट होती है तो पहले स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है कि नहीं? तो पहले 2 मीटर पर सेकंड से थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर, देखो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पहले गाड़ी धीरे धीरे चलना स्टार्ट की, फिर तेज होती है, फिर तेज होती जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि पहले सेकंड में यानी 0 सेकंड में बॉडी का स्पीड 0 था, फिर मैंने जब अगले सेकंड में 1 सेकंड में देखा तो उस बॉडी की स्पीड क्या हो गई? इतनी। फिर या वेलोसिटी, क्योंकि स्टेशन से स्टार्ट होकर दूसरे स्टेशन जाए तो डायरेक्शन भी है, हम डायरेक्शन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली उसकी मैग्नीट्यूड ये थी उसके वेलोसिटी की, और पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड या वेलोसिटी ये हो जाती है, फिर अगले तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है। यानी हर एक सेकंड में क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना, चेंज हो रही है ना, बदल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी, यहाँ वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी यहाँ 2 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम 1 सेकंड से, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गया, टाइम 2 सेकंड हो गया। बात समझ आया? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगेगा तो उसी को एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन को अगर विजुअलाइज करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, तो जब कोई बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाती है तो हम कहते हैं बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? तो जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ने लगती है ना तो हम ये कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पर जितना जल्दी जल्दी इसका वेलोसिटी बदल रहा है, इसका वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? 0 सेकंड में 0 वेलोसिटी, 1 सेकंड में 2 वेलोसिटी। तो थोड़ी देर के लिए ये v1 मान लेते हैं, ये t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, इसको। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो बच्चा तुम लोग? मैं बात पूछ लूं कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो देखो सीख लो यही कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। समझा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, ये शुरुआत की वेलोसिटी थी और ये बाद की वेलोसिटी है, शुरुआत वाला इनिशियल हो जाएगा, बाद वाला फाइनल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कर लेंगे v2 माइनस v1। v2 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, और v1 कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकाल दो, क्या कर दूं? टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर, तो वो बना देगा एक्सीलरेशन। वो क्या बना देगा? एक्सीलरेशन। जैसे कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कितना से बदली बच्चा?
2 मीटर पर सेकंड से, और अगर उसको टाइम से, टाइम कितना था, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। 1 सेकंड में से 0 सेकंड माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 1 सेकंड बचेगा ना, चेंज इन टाइम आ जाएगा 1 सेकंड। तो बताओ कि 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? ये मीटर पर सेकंड का मतलब है कि सेकंड नीचे है, सेकंड कहीं नीचे है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर मीटर यहाँ लिखेंगे और नीचे सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। नहीं समझ रहे हो साहब? देखो यहाँ पर 0 थी, अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, फिर अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4। देखो 2 का अंतर है कि नहीं है? हर 1 सेकंड में जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी तो कहेंगे उसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी बॉडी की वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रही है, कितना जल्दी भी 2 मीटर पर सेकंड से बदल बढ़ रही है ना। देखो पहले 0 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, यानी हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। और जितना से उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में बदल जाएगी उतना ही उसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुना है? नहीं समझ आ रहा है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? प्रभाव लोचा नहीं समझ रहे ना? और बताओ, और किसी को नहीं समझ आता बोलो। देखो हम कह रहे हैं कि देखो पहले बॉडी रुकी थी तो टाइम क्या मान लिया? 0 सेकंड। उस टाइम पर रुकी थी तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर अगले 1 सेकंड में देखा तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई थी? 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में देखा तो बॉडी की वेलोसिटी, फिर अगले में तीसरे सेकंड में देखा तो बॉडी की वेलोसिटी। यानी तुम क्या देख रहे हो? कितनी सी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? 2 से बढ़ रही है कि नहीं? पहले 0 था, फिर 2 से बढ़ गया, फिर 2 से और बढ़ाओगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 से बढ़ रही है कि नहीं? तो जितना से ये बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। वही हमारे लिए जैसे कि अगर कोई डिस्टेंस 2 किलोमीटर, कोई बॉडी अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कोई बॉडी 1 घंटे में कवर कर लेगा तो उस कंडीशन में उसका स्पीड हम क्या बोल देते थे? 2 किलोमीटर पर, नहीं बोलते थे ना। उसी तरीके से एक बॉडी की वेलोसिटी कितना से बदल जा रही है हर 1 सेकंड में, वही उसका एक्सीलरेशन होता है। ठीक है? लिख लो इसको, लिख लो। क्या लिखोगे? When a body, the rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. दोबारा समझा दे रहे हैं तब क्या लिखेंगे? The rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. Is known as acceleration. कि किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जल्दी बदल रही है। जैसे एक और एग्जांपल में तुम लोग को समझा दूंगा, एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि एक बॉडी इनिशियली v1 है, ठीक है, इसका था 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। देखना एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे सीख लो। मान लो हम कह दें कि एक बॉडी की वेलोसिटी v1 है जो कि 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इस टाइम पर, इस समय टाइम क्या हो रहा है? मान लो मैंने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू, है ना, 10:15 ना, 10:15। और फिर एक बॉडी की या उस बॉडी की वेलोसिटी कुछ समय के बाद, अभी समय बताएंगे, कुछ समय के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो टाइम है किस टाइम पर इतना हो जाता है? वो हो जा रहा है 10:17। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? पहले 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, उस टाइम पर जब चेक किया तो 10:15 हो जाता है। जब दूसरा टाइम देखा 10:17 पर, तो उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो जो एक्सीलरेशन होता है वो उसके डिफिनेशन से उसकी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। इस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंजिंग टाइम, बाय चेंजिंग टाइम। ये जो होता है एक्सेलरेशन। सुना है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी अपने वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जल्दी बदल रही है। वेलोसिटी बदलेगी और टाइम भी बदलेगा। जैसे वेलोसिटी कितना बदली है, वेलोसिटी में अंतर कितने का आया है? पहले वेलोसिटी कितनी थी v1, अब वेलोसिटी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v2 माइनस नहीं ना, अंतर होगा। तो यहाँ से अंतर आ जाएगा 8 माइनस 4, यानी यहाँ लिख देंगे 8 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? अच्छा, अब टाइम में कितना बदलाव आया है? 10:17 से 10:15 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2 मिनट का। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको सेकंड में बदल सकते हैं ना। सेकंड में कैसे बदलेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट हट के सेकंड में बदलेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड को नीचे लिख लूंगा यहाँ पर, और इसका कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड हो जाएगा ना। यहाँ सेकेंड इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4, और यहाँ कट जाएगा कितना? 4 तिहाई 5, यानी ये हो जाएगा 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो कितना है? 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा कैसे एक्सीलरेशन निकालना है? निकालोगे ना। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बढ़ रही है या कितना जल्दी जल्दी घट रही है। जैसे मान लो कि ट्रेन आ रही है कहीं दूसरे स्टेशन से, गोरखपुर स्टेशन से ट्रेन चल रही है, देवरिया पहुंचने वाली, तो वहां से चल रही होगी, तो बीच में क्या होगी? बहुत तेज होगी, कहीं अपने फास्ट स्पीड में होगी। तो मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या होगा? जब स्टेशन में पहुंचने वाली होगी तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगा। उसका स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे घटने लगेगी। सुना रहा ना? तो यहां से आप देख के बताओ कि वेलोसिटी कितनी से घट रही है, कितना से घट रहा है, अमाउंट बताओ। 5 से घट रहा है ना, 5 से घटता जा रहा है उसका स्पीड। तो इस कंडीशन में जब 5 से उसकी वेलोसिटी घट रही है, हर एक घंटे में, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया हर एक घंटे की बात कर रहे हैं ना, हर एक घंटे में इसकी वेलोसिटी इतना से घट जाए। एक घंटे में वेलोसिटी कितना घट गई? 5 किलोमीटर पर आवर से। एक घटा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर से घटा है ना, तो जितना से घटा है वही इसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। बात सुना है? अब बात अलग है कि बाद में इसी एक्सीलरेशन को क्या बोल दिया जाता है? डी एक्सीलरेशन बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को बोल दिया जाता है डी एक्सीलरेशन। क्या बोल दिया जाता है? एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन। जब बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन, जब बॉडी की स्पीड घटेगी तो सुना है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, बाइक में एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर होता है, उसको जितना ज्यादा ना हटेंगे उतना तेज भागेगा। इसका मतलब अगर तुम्हें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो क्या कर दो? एक्सीलरेट कर दो। एक्सीलरेट जितना तेज करोगे उतना तेज गाड़ी की स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना? ये भी नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो, कैसे निकालेंगे यार। बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बदल दिया जाए ना, थोड़ा सा और आसान हो जाता है। जैसे कैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा इसको और चेंज करें, तो थोड़ा सा इसको आसान बना दो और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। मान लो ये भी 15 हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया, हाँ सेकेंड में रख लेते हैं ताकि ये तुम लोग का एक आंसर सही आ जाए। ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज मत हो। ठीक है ना, चलो यहाँ पे 30 सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है ना, यानी इतना आवर इतना यानी 10:15 30 सेकेंड हो रहा है, और यहाँ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 32 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? तब तो बदलने की जरूरत है नहीं, तो चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड। तब यहाँ पर बदलेंगे नहीं, और यहाँ पे अब चीजें तुम लोग के लिए आसान हो जाएगी, तुम लोग को एक आंसर दिख जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी ना, 4 मीटर पर सेकेंड इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो लास्ट में इसका ये याद रख सकते हैं कि एसआई यूनिट जो होगा, जो एसआई यूनिट होगा किसका? एक्सीलरेशन का, वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस में आया ना?
बार पढ़ोगे ना और ज्यादा तो तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए। अगर भैया इसमें मतलब स्पीड है वो कम से ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा से कम हो तो फिर भी v2 माइनस नहीं, ज्यादा से जब कम होगा हाँ तभी भी बस ये होगा कि माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तो माइनस वाले साइन जब आ जाती है तो ये बताता है कि वो बॉडी टी एक्सीलरेट हो रही है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड इस तरीके से, जैसे ये थी 100 से 95 हो गई, तो 95 में से 100 घटाएंगे क्या आएगा, -5 आएगा। हाँ, -5 किलोमीटर पर आवर आएगा। और ये बात 1 घंटे में बदली है, ये काम 1 घंटे में हुआ है ना, तो इस कंडीशन में तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही आएगा ना। तो माइनस में आएगी ना वैल्यू, तो माइनस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इसको एक्सेलरेशन लिखोगे तो ठीक है, माइनस बता रहा है, ठीक है ना, माइनस ये बता रहा है कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा तो बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी घट रही है, और जब वो प्लस में आएगा तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, बस साइन इसीलिए होता है, कोई मतलब नहीं होता। समझ आ रहा है? टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, इतना अगर समझ में आ गया तो कल इतना पढ़ गया। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारे बुक में दिए गए हैं वो पढ़ा जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेरिएबल स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स लगा लगा करके इन तीनों के साथ पढ़ने वाले हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है ना। इतना चीजें पढ़ के आओ और नेक्स्ट डे बाकी चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत